गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज फिर अपने एक नए वीडियो में चर्चा कर रहे हैं एक नए चैप्टर की। अपने बात करेंगे भैया आज की क्लास में इतिहास की जो अपनी बुक है, इस बुक का अपने जो तीसरा चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इस चैप्टर के भैया अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, जो मोस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। चर्चा करने से पहले भैया कुछ एक दो बातें मैं आपको बता दूं कि अपने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी, देखो ये तीनों जो सब्जेक्ट है, इन तीनों सब्जेक्ट का कोर्स मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, सभी के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब तीनों बुक जो है, इन तीनों बुक के हम एक एक चैप्टर के मतलब चैप्टर वाइज अपने मोस्ट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन बार बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने यहाँ पर करेंगे। देखो भैया, जैसे आज की क्लास की अपने चर्चा करें, आज मैंने टोटल 15 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। ठीक है, अपने सिस्टम यही रहा है कि सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जो एक एक दो दो अंक वाले क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, फिर जो बड़े क्वेश्चन हैं उन बड़े क्वेश्चनों की चर्चा अपने अलग से वीडियो में करेंगे। आज अपने चर्चा करेंगे भैया तीसरे चैप्टर के छोटे क्वेश्चनों की। टोटल मैंने यहाँ पर भैया 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं, और ये सारे 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है भैया जो बार बार अपने बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आज मैं सभी क्वेश्चनों को आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कब पूछा जा चुका है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है भैया, अपने निम्न में से विवाह का कौन सा रूप निंदनीय विवाह की श्रेणी में आता है। मतलब ये 4 विवाह के प्रकार है भैया, इनमें से 3 विवाह तो ऐसे हैं जो अच्छे विवाह है, एक विवाह ऐसा है जो निंदनीय है। अब कौन सा है इनमें से? देखो भैया, यहाँ पर मैं वापस आपको कहूँ कि जब भी मैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊँ तो आप पहले से आंसर गेस कर लिया करो। ठीक है, जैसे आपने चारों में से कोई सा आंसर गेस कर लिया, फिर जब मैं आपको आंसर बताऊं तो फिर आप चेक करो कि क्या हमारा सही हुआ है या गलत हुआ है। उससे क्या होगा, आपका एक अच्छा मूल्यांकन हो जाएगा, एक आपकी तैयारी का आपको पता चलता रहेगा। साथ ही साथ में जब मैं सही आंसर बताऊंगा तो आप उसको हमेशा याद रखोगे। तो अपने भैया यहाँ पर निंदनीय विवाह कौन सा हो गया? गंधर्व विवाह। ठीक है, गंधर्व विवाह जिसको वर्तमान समय में अपने लव मैरिज या प्रेम विवाह भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या है? अपने निंदनीय विवाह है। मतलब अपने पहले की बात करें, वर्तमान में तो इसको कई जो युवा है वो इसको काफ़ी श्रेष्ठ भी मानते हैं। ठीक है, तो देखो अपने थोड़ा सा इनकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया, देखो ये विवाह कौन से होते हैं। विवाह के भैया 8 प्रकार बताए गए हैं अपने मनुस्मृति में। ठीक है, मनुस्मृति जो भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ है, उसमें 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह कौन सा है? देखो ये ब्रह्म विवाह, देव विवाह और आश विवाह, ये अच्छे विवाह की श्रेणी में आते हैं। सबसे बढ़िया जो होता है वो होता है ब्रह्म विवाह। देखो होता क्या है, मतलब जब कन्या जवान हो जाती है तो माता पिता एक योग्य वर खोजकर उसके साथ में अपनी कन्या का क्या कर देते हैं? विवाह कर देते हैं, जैसे अपने वर्तमान समय में होता है। ठीक है, वो तो हो गया ब्रह्म विवाह। दूसरा आता है भैया देव विवाह। देव विवाह का मतलब जो कन्या का विवाह जो है वो यज्ञ कराने वाले किसी पुरोहित के साथ में कर देना, वो कौन सा हो गया? देव विवाह है। तीसरा है भैया आश विवाह। आश विवाह क्या होता है? मतलब गाय के बदले में अपनी कन्या का क्या कर देना? विवाह है कर देना। समझ रहे हो? मतलब कन्या के पिता द्वारा कोई यज्ञ का कार्य करने के लिए 1 या 2 गाय के बदले अपनी कन्या का क्या कर देना? विवाह कर देना, वो हो गया आश विवाह। और चौथा है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या होता है भैया? जो अपने लव स्टोरी होती है, जिसको आप लव मैरिज बोलते हो। ठीक है, शादी से पहले प्रेम वगैरह कायम कर लेना और उसके बाद में क्या कर देना? विवाह कर लेना, वो कौन सा हो गया? गंधर्व विवाह। लेकिन ये अपने प्राचीन समय में भैया निंदनीय विवाह की श्रेणी में आता था। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है भैया, मनुस्मृति के अनुसार पुरुष कितने प्रकार से धन अर्जन कर सकते हैं? मतलब कितने प्रकार से धन कमा सकता है पुरुष, इकट्ठा कर सकता है? तो भैया कितने प्रकार बताए गए हैं? अपने 7 बताए गए हैं। अब आपको पूछ ले कौन कौन से, जैसे मान लो पहला तो अपने कह दे कि मनुष्य काम करके, कार्य करके। ठीक है, अपने कह दे निवेश करके, कोई भेंट मिल जाए वो, या कोई खोज करके,
या कोई जीत के, या फिर अपने कह दे खरीद कर, या कोई बाप दादा परदादा वगैरह है, पिता वगैरह है, उनकी विरासत जो है वो मिल जाए। इस प्रकार से टोटल कितने तरीके हैं? 7 है। मैं वापस बता दूं, अपने कार्य करके, निवेश करके, भेंट करके, खोज, जीत, खरीद और विरासत। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा कट गया यहाँ पे। साहित्यिक परंपरा के अनुसार महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। साहित्यिक परंपरा के अनुसार, ध्यान रखना भैया, साहित्यिक परंपरा के अनुसार अगर पूछ ले तो महाभारत का रचयिता जो था वो कौन था? वेद व्यास था। ठीक है। और मूल कथा की अगर पूछ लेना तो मूल कथा के थे भैया अपने भाट सारथी। देखो यहाँ पे मैंने चौथा ऑप्शन दिया है भाट सारथी भी, ठीक है, लेकिन ये मूल कथा के थे। यहाँ पर अपने साहित्य के अनुसार पूछा तो साहित्य के अनुसार कौन सा हो गया? वेद व्यास हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो थोड़ा महाभारत का क्वेश्चन आ गया चौथा भी। महाभारत एक है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, उपन्यास है या उपरोक्त सभी? इजी सा क्वेश्चन है भैया। महाभारत अपने सबको पता है क्या है? एक महाकाव्य है। क्लियर है? देखो थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। महाभारत है क्या भैया? सब जानते हो। आपको कोई पूछे महाभारत क्या है तो सीधा सा आंसर दोगे गुरजी अर्जुन कौरव और पांडव की लड़ाई हुई, वह महाभारत है। 90% यही कहेंगे। देखो महाभारत क्या है? सबसे पहले बात देखो भैया, महाभारत इसका नाम बाद में पड़ा है। पहले इसका सबसे प्राचीन नाम जो था वो था जय संहिता। ठीक है। और उस समय इसमें श्लोक भी लगभग 8800 के आसपास थे। फिर 24,000 श्लोक हुए थे। फिर 1,00,000 श्लोक हो गए। वर्तमान समय में इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 1,00,000 है। और इसके भैया कितने भाग है? 2 भाग है, ध्यान रखना। एक भाग तो है आख्यान और दूसरा है उपदेशात्मक। ठीक है। देखो ये जितने भी अब मैं बता रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। कई बार हो सकता है आपको पूछ ले कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, महाभारत में वर्तमान में कितने श्लोक है, महाभारत के कितने भाग है। ठीक है। और इसकी रचना जो हुई थी वो हुई थी भैया 500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1000 वर्ष तक इसकी क्या हुई थी? रचना हुई थी। ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से कौरव और पांडव जो है उनके मध्य जो युद्ध हुआ था उसका उल्लेख है। और इनका संबंध जो है वो कौन से वंश से था? कुरु वंश से था। इस प्रकार से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है महाभारत के बारे में। 5वां क्वेश्चन है भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किस राजवंश के राजाओं के नाम से पहले उनकी माता का नाम लिखा जाता था? मतलब अपने नाम से पहले, जैसे मान लो किसी का नाम, जैसे मैं मेरी बात कर लूँ, मेरा नाम मनोज है, ठीक है, तो मेरे नाम से पहले मेरी माता का नाम आना चाहिए। ऐसा एक वंश के शासक थे भैया। वो कौन से वंश के शासक थे जिनके नाम से पहले उनकी माता का नाम आता था? तो वो थे भैया सातवाहन वंश। देखो आपने नाम सुना हो, एक शासक था अपने पुल्लुमावी। ठीक है। इसका सही नाम, इसके माँ का नाम क्या था? वशिष्ठी। तो आपने देखना कभी किताब में लिखा मिलेगा आपको, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। ठीक है। इसके अलावा एक शासक था अपने सातकर्णी फर्तम। इसके नाम के पहले देखना आप बुक में लिखा हुआ मिलेगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। मतलब यहाँ पर जो था, या दूसरी भाषा में अपने कहे कि सातवाहन वंश में माता को एक श्रेष्ठ दर्जा दिया गया था। ठीक है। माता को एक बढ़कर स्थान प्राप्त था। और इसी वंश के शासकों के पहले क्या आता था? माता का नाम आता था। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन भैया मैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। अगर आपके पास में 2020 के बाद के पेपर है और अगर नहीं है तो अपने यहाँ पे अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको मिल जाएंगे सारे पेपर भी, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको सभी पॉलिटिकल साइंस के सभी वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। वहाँ पर सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप देख सकते हो। अब देखो 6वां क्वेश्चन है भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। महाकाव्य काल में चांडाल किसे कहा जाता था? चांडाल किसे कहा जाता था महाकाव्य काल में? अब चांडाल कौन होता है भैया? देखो चांडाल किसको कहते थे? चांडाल कहते थे भैया जो शव होते हैं, मरे हुए व्यक्ति होते हैं, उनकी अंत्येष्टि करने वाले, या जो मरे हुए पशु होते हैं उन पशुओं को जो छूने का काम करते हैं उनको क्या कहते थे? चांडाल कहते थे। मतलब जो शवों को जलाते हैं, मरे हुए पशुओं को उठाते हैं, छूते हैं, उनको क्या कहते थे? चांडाल कहा जाता था। ठीक है। 7वां क्वेश्चन भैया, महाभारत की मुख्य कथा क्या है? महाभारत जो थी उसकी मेन कथा क्या थी भैया? तो महाभारत की जो मुख्य कथा थी वो क्या थी भैया? मुख्य कथा की बात पूछे हैं तो 2 परिवारों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका इसमें उल्लेख है। अब 2 परिवार कौन से? एक तो भैया आपके कौरव और दूसरे कौन से?
पांडव। अब आपको पूछ ले इनके मध्य युद्ध क्यों हुआ? सत्ता पर नियंत्रण करने के लिए। अगर आपको पूछ ले कौरव और पांडवों का संबंध कौन से वंश से था, तो ध्यान रखना भैया वंश कौन सा था, इनका कुरु वंश था। अब देखो एक ही क्वेश्चन के साथ में मैंने आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो भी वीडियो में डालूं उसको आप ज़रूर से पूरा देखो, क्योंकि मैं 15 क्वेश्चन बताता हूं, लेकिन उन 15 के साथ में आपके 30 और भी क्वेश्चन मैं आपके तैयार करवाता हूं। क्लियर है? 8वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया, कुल और जाति में क्या अंतर है। देखो कुल और जाति में क्या अंतर है। कुल का प्रयोग तो होता है भैया किसके लिए? परिवार के लिए, ठीक है। अपने कहते हैं ना ओ मको कुल है, ठीक है। एक होती है जाति। जाति किसको बोलते हैं भैया? जाति का मतलब हो गया अपने सगे संबंधी जो होते हैं, या दूसरी भाषा में कहे जो अपने बांधव होते हैं, उनका एक समूह। जैसे अपने कह दें कि हम सब क्या है, जाट है, ठीक है। तो वो जाट क्या हो गया? आपकी जाति हो गई। कुल क्या हो गया? आपका परिवार हो गया, जिसमें आप है, आपके पिता वगैरह, दादा वगैरह, भाई बहन वगैरह, ये सब क्या हो गया? कुल और जाति आपके सगे संबंधियों का समूह है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है भैया, पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ के किस गांव का उत्खनन किया था? मेरठ कहाँ पे पड़ता है भैया? यूपी में। तो भैया बीबी लाल जो था उसने कौन से गांव का उत्खनन किया था? हस्तिनापुर का किया था, हस्तिनापुर। अब अगर आपको पूछ ले कब किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भैया 1951-52 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ी सी इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन है भैया अंतर्विवाह। देखो ये अंतर्विवाह है, थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। ये है बहिर्विवाह। में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में क्या अंतर है भैया? होता क्या है अंतर्विवाह, क्या होता है बहिर्विवाह? देखो सीधा सा समझने की कोशिश करना आपने। अंतर्विवाह में तो क्या होते हैं, वैवाहिक संबंध जो होते हैं ना, वो अपने समूह के मध्य होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब एक गोत्र, कुल या जाति, ठीक है, इन्हीं के मध्य होते हैं। जबकि बहिर्विवाह जो होता है ना भैया, बहिर्विवाह में जो विवाह होते हैं वो गोत्र से बाहर होते हैं। अपने गोत्र से बाहर जो विवाह होगा वो तो कहलाएगा बहिर्विवाह, और जो अपने गोत्र में ही, अपने कुल में ही, अपनी जाति में ही विवाह होता है वो कौन सा होता है? अंतर्विवाह है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपने, अब देखो आप कह रहे हो, जैसे मान लो ये 10वां क्वेश्चन अभी मैंने बताया था आपको, ये क्वेश्चन आपके शायद बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है। 2013 में, हाँ श्योरी, मुझे 2013 में पूछा हुआ है ये, ठीक है। क्योंकि 2013 में भी यही सिलेबस था, अपने एनसीईआरटी का सिलेबस था उस टाइम भी 2013-15 तक था शायद ये सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन है भैया, गोत्र किस प्रकार अस्तित्व में आए, इनके 2 महत्वपूर्ण नियम बताइए। गोत्र होते हैं ना अपने, वो किस प्रकार से अस्तित्व में आए थे, इनके नियम क्या थे भैया? देखो अपने बात करें, ये गोत्र प्रथा जो है वो एक प्रकार से लगभग 1000 ईस्वी के बाद में प्रचलन में आई, ठीक है। पहले गोत्र नहीं होते थे, पहले अपने गोत्र वाला सिस्टम नहीं था। 1000 ईस्वी के बाद में गोत्र प्रथा अपने लगभग प्रारंभ हुई, और ये एक प्रकार से अपने कहें कि ब्राह्मण जो समाज है या ब्राह्मण पद्धति है उसके द्वारा लोगों को अलग अलग गोत्रों में विभाजित किया गया। अब इसमें नियम क्या थे? देखो नियमों की बात करें तो नियम ये है कि जैसे मान लो वर्तमान में क्या नियम है, वही अपने नियम मान लो, जैसे स्त्री का विवाह हो जाए तो विवाह के बाद में स्त्री जो है वो अपने पिता के स्थान पर अपने पति का गोत्र लगाती है या नहीं लगाती? आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर किसी लड़की का विवाह हो जाए, ठीक है, जैसे मान लो कोई लड़की है, उसका नाम है, उसके नाम के आगे मान लो कुछ भी लगता हो, प्रजापत लगता हो, उसके नाम के आगे कोई चौधरी लगता हो, उसके नाम के आगे एनीवन कुछ भी गोत्र मान लो। अब वो जब उसकी शादी हो जाएगी, वह किसी दूसरे गोत्र के परिवार में जाएगी, तो वो अपना गोत्र हटा देगी और अपने पति का गोत्र क्या करेगी? धारण करेगी। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा अपने कह दे कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं कर सकते, मतलब इनमें जो विवाह होता है वो कैसा होता है? बहिर्विवाह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 12। वर्ण और जाति में अंतर बताइए। वर्ण और जाति में क्या अंतर है? देखो एक प्रकार से वर्ण का मतलब हो गया, वर्ण एक प्रकार से क्या है? देवी व्यवस्था है, ठीक है। जबकि जाति जो है वो कैसी होती है?
जन्म पर आधारित होती है। वर्ण जैसे अपने प्राचीन समय में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये तो कैसी व्यवस्था हो गई? देवी व्यवस्था हो गई। तो पहला अंतर तो क्या हो गया कि वर्ण जो है वो देवी व्यवस्था है। ठीक है, जबकि जाति जो है वो क्या है? यह जन्म पर आधारित होती है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे पिता है, मेरे दादा है, वो हम सब क्या है? एक ही जाति के हैं। ठीक है, तो जाति क्या होगी? जन्म पे आधारित हो गई। भाई मेरा जन्म कुमाऊँ परिवार में हुआ तो मैं कुमाऊँ हूँ। कोई लड़का जाट है, उसके पिता जाट थे तो उसका जन्म जाट परिवार में हुआ है, तो वो कैसा हो गया? जन्म पे आधारित हो गया। क्लियर है। दूसरा अंतर अपने कह सकते हैं कि वर्ण संख्या में कितने थे? 4 थे, जबकि जातियों की कोई संख्या नहीं है, जातियाँ अनलिमिटेड है, बहुत सारी जातियाँ हैं। ठीक है, तो ये कोई भी 2 अंतर आप अपनी इच्छा के अनुसार याद कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी अपने वर्ण वाला जाति वाला 2016 में आपकी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ भैया, मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ वो सारे ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, महाभारतकालीन स्त्रियों की कोई 2 समस्या बताइए। मतलब महाभारत के समय जो औरतें थी, जो महिलाएं थी, उनके सामने कौन कौन सी समस्या आती थी? पहली समस्या तो क्या थी भैया? देखो, याद करो दुर्योधन को। ठीक है, महाभारत काल में स्त्री जो होती थी भैया, उसे एक प्रकार से कहे कि अपने भोग की वस्तु समझाता था। ठीक है, स्त्रियों को एक प्रकार से कहे कि अपने बहुत ही कम अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, पिता की जो संपत्ति होती थी उसके ऊपर उसका किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता था। स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले जो है वो काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी निम्न समझाता था। स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रहना पड़ता था। इस प्रकार की कई समस्याएं जो थी वो महाभारतकालीन महिलाओं के समक्ष थी। आज थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ये बहिर्विवाह है भैया। ठीक है, बहिर्विवाह है। बहिर्विवाह पद्धति की कोई 2 विशेषताएं बताइए। बहिर्विवाह अब आप आराम से कर सकते हो। अभी मैंने आपको अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में अंतर बताया था। ठीक है, तो वैसे ही कर दो कि बहिर्विवाह में जो विवाह होता है वो गोत्र से क्या होता है? बाहर होता है। इस पद्धति के अनुसार पिता का महत्वपूर्ण कार्य जो होता है, या पिता जो है वो क्या करता है? अपनी कन्या का कन्यादान करता है, अपने गोत्र से बाहर विवाह करता है, अपनी जाति से बाहर। समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया? बहिर्विवाह हो गया। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है भैया, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य कब और किसने किया? देखो, महाभारत जो है भैया वो कौन सी भाषा में थी? मूल रूप से संस्कृत भाषा में थी। महाभारत की रचना की थी भैया भाट, या जो सूत जिनको बोलते हैं, मूल कथा इनके द्वारा लिखी गई है। साहित्यिक रूप जो है वो किसने दिया था? वेद व्यास ने दिया था। अब यहाँ पर अपने समालोचनात्मक संस्करण पूछा है, तो समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य किया था भैया अपने वी.एस. सुक्तांकर। ध्यान रखना है आपको इसे। और अगर पूछ ले कब, तो 1919 में। क्लियर है? तो ये थे भैया अपने इतिहास जो है, उस इतिहास के अपने तीसरा जो चैप्टर है, बंधुत्व, जातीयता, वर्ग के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले छोटे क्वेश्चन जो आपके 1-1, 2-2 अंक के पूछे जाते हैं। रही बात बड़े क्वेश्चनों की, बड़े क्वेश्चनों की चर्चा जो है वो अपने एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।